हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ, पहला वीडियो बना रहा हूँ। आज आपका पहला टॉपिक होने वाला है क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। और आज के बाद मैं हर दिन आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आप लोगों का क्या कहते हैं 8th का भी पूरा मैथ्स कवर कराऊँगा, 9th का भी पूरा मैथ्स कवर कराऊँगा और 10th का भी पूरा मैथ्स कवर कराऊँगा। तो अभी 9th और 10th वाले जो भी हैं, आप बोर्ड देने जा रहे हैं, मेनली आप सीबीएसई बोर्ड वाले, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि 15-20 दिन के बाद पेपर है। तो 15-20 दिन में कुछ एक ऐसे होंगे जो कि मैं सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर का वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें क्या होगा कि आप लोगों को बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। तो वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा और आई होप कि अच्छा भी लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी आएगी। तो चलिए, आज अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। तो क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अगर बात करा जाए तो ये क्या है भाई, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो बच्चे, जब आप ट्रिगोनोमेट्री समझने का कोशिश करते हो ना, तो ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा वर्ड है जो खुद ब खुद कुछ बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? तो आपको ये बताना चाह रहा है कि इसमें देखो, इसमें कुछ वर्ड जो है छुपा हुआ है। जैसे अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखना चाहो तो आपको मिलेगा इसमें कि एक वर्ड तो है ट्री, दूसरा वर्ड है गॉन और तीसरा वर्ड है मेट्रॉन। बच्चे, इन तीन वर्ड से मिल के ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड बना हुआ है, ट्री, गॉन और मेट्रॉन। अब इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान से अगर देखने का कोशिश करो, आप अगर ध्यान से देखने का कोशिश करो तो आपको मिलेगा कि ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब होता है थ्री। ट्री का मतलब क्या होता है? थ्री। गॉन का मतलब क्या होता है? गॉन का मतलब होता है कि या तो साइड्स और एंगल्स, साइड्स और एंगल्स एज पर कंडीशन, कुछ भी हो सकता है, साइड्स और एंगल्स। तो इसमें क्या होता है? उसके बाद है आपका मेट्रॉन। तो मेट्रॉन का मतलब बच्चे होता है आपका टू मीजर। ठीक है, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेट्रॉन का मतलब होता है टू मीजर। मेट्रॉन का मतलब होता है टू मीजर। तो कहने का मतलब है कि जैसे आप बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, तो थ्री साइड्स और एंगल आप जिसमें मीजर करते हैं, थ्री साइड्स और एंगल आप जिसमें मीजर करते हैं, उसी पे आपका ट्रिगोनोमेट्री रन करेगा पूरा का पूरा। कहने का मतलब इन द सेंस कि आपके पास पूरा ज्योमेट्रिकल शेप जो आप पढ़ते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागोन, पेंटागोन, बहुत सारा पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम वगैरह, तो उसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा शेप मिलने वाला है, ज्योमेट्रिकल शेप, जिसमें क्या होगा? आपका तीन साइड भी होगा और तीन एंगल भी होगा। दैट विल बी ट्रायंगल। दैट विल बी ट्रायंगल। कहने का मतलब है कि आपका ट्रायंगल ही एकमात्र ऐसा शेप है बच्चे, जिसमें क्या होने वाला है? आपको तीन साइड और तीन एंगल भी मिलेंगे। तो इतना याद रखना कि पूरा का पूरा जो आपका ट्रिगोनोमेट्री अभी रन करने वाला है, पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री एक ही शेप पे रन करेगा, जो आपका होगा ट्रायंगल। तो अब ट्रायंगल पे कैसे रन करेगा? तो चलिए अब थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का 6 फंक्शन होता है। ट्रिगोनोमेट्री का कितने फंक्शन होते हैं बच्चे? ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री हैज 6 फंक्शंस। ठीक है, इसके 6 फंक्शन होते हैं, जिसमें आपका आता है साइन, कॉस, टेन। अंत तक देखना बच्चे, जरूर समझ आएगा। ये साइन, कॉस, टेन देख के तो बच्चे नॉर्मली ऐसे ही डर जाते हैं, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो इसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएंगी। तो जैसे आप साइन, कॉस, टेन, और बच्चे याद रखना कि ये साइन, कॉस, टेन जो है ना, यही आपका मेनली 3 होता है। बाकी 6 जो मैंने अभी बताया, इस 6 में क्या होता है कि इस 3 का भी कन्वर्स होता है, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे आप साइन का बात करो तो साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो ये हम लोग जान लिए 6 फंक्शन के बारे में। अब देखो, अब हम लोग अगर एक ट्रायंगल और अनदर ट्रायंगल में ड्रॉ करूं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम रख लेता हूं मैं ए, बी और सी।
क्या रख लिए, ए बी और सी, जिसमें बी एंगल क्या है आपका, बी एंगल है आपका 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। अब देखो तो आप लोगों ने अभी से पहले क्लास 9 तक पढ़ा होगा कि सर जो होता है ना कि ये 90 डिग्री एंगल जो होता है इसका अपोजिट वाला साइड, इसका अपोजिट वाला साइड ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। मतलब अगर इस वाले साइड का बात करें तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, जिसको हम लोग स्मॉल h से लिखते हैं। और जिसपे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पूरा परपेंडिकुलर लेंथ वाला, इसको बोल देते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट कर देते हैं। और नीचे जो सरफेस पे पड़ा हुआ होता है ना, जो नीचे सरफेस पे पड़ा हुआ होता है उसको नाम दे देते हैं क्या, उसको नाम देते हैं बेस, और इसको स्मॉल b से नॉर्मली डिनोट कर देते हैं। उसके बाद अगर आप देखना चाहो इतना सारा बात होने के बाद, तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री में जब आप पढ़ोगे इस ट्रायंगल के बारे में, तो यहाँ क्या होगा, ये हाइपोटेनस तो आपका फिक्स रहने वाला है, हाइपोटेनस में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, जैसे आप परपेंडिकुलर या बेस की बात करोगे ना, तो यहाँ पे पहले वाला थ्योरी जो आप पढ़ते थे कि 90 डिग्री वाला क्या होता है कि परपेंडिकुलर हो जाता है, सरफेस वाला बेस होता है, तो ये थोड़ा सा ये थ्योरी थोड़ा सा फेल करेगा, थोड़ा सा फ्लॉप करेगा कि कभी ट्रिगोनोमेट्री में क्या हो जाएगा, कभी ये परपेंडिकुलर का काम कर देगा तो कभी बेस का भी काम कर देगा। अब देखो चलो समझते हैं कैसे काम करेगा। तो उससे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या समझेंगे बच्चे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से ही वो समझ में आएगा कि कैसे वो चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या करेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है कि अगर आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम मैंने क्या रख लिया, पी क्यू आर। क्या रख लिया, पी क्यू आर। तो इसमें क्यू एंगल क्या है, 90 डिग्री है। आर एंगल को मैं थीटा ले लेता हूं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में जनरली थीटा ही चलता है, तो इसको मैंने थीटा ले लिया। उसके बाद मैंने अगर इसको थीटा ले लिया तो अब देखो साइन कॉस टेन, तीनों जो निकलेगा, इसका वैल्यू जो निकलेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक का जो रेशियो निकलेगा वो इसी एंगल के बेसिस पे निकलेगा। आप इसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, इसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसके बेसिस पे निकालते हैं, फिर इसके बेसिस पे भी निकालेंगे। अगर आप ये थीटा रखो तो क्या करो, थीटा ये सारे फंक्शन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करने लायक क्या बात है कि नोटिस करने लायक बात है कि आप जैसे इसके साथ अटैच कराए एंगल को, तो अटैच कराए तो बहुत जगह क्या होता है, एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कि ये साइन थीटा जो आपने लिखा इसके साथ में क्या रिलेशन है। क्या आपने ऐसा लिखा है साइन इंटू थीटा, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता कि साइन थीटा के बीच में किसी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी का रिलेशन नहीं होता बच्चे। ठीक है, किसी का रिलेशन नहीं होता। ये बस अगर मैं किसी का नाम ले लेता हूं, सपोज कि नाम ले लो राम कुमार, अगर मैं राम कुमार का नाम ले लेता हूं और मैं कहूं कि इस राम के साथ ये कुमार जो है मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता। ये कुमार क्या है, ये कुमार बस आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, एक टाइटल के तरह जुड़ा हुआ है, टाइटल के तरह अटैच है। उसी तरीके से क्या होता है कि आपका ये साइन के साथ जितने सारे भी एंगल, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री के किसी भी फंक्शन के साथ अगर आपका ये एंगल जुड़ा हुआ है, तो ये एंगल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका कैसे अटैच्ड रहता है, कंबाइंड रहता है। कभी भी कोई फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं लगता, लाइक दैट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब नहीं लगता। तो कभी भी अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि साइन थीटा इक्वल टू साइन इंटू थीटा, तो आप यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू होगा, कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो इन चीजों को आप एमसीक्यू के लिए ध्यान में रख सकते हो। अब आगे देखो इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। इसका रेशियो निकालते हैं, देखो नॉर्मली तो आप अभी हमने बताया कि ये जो 90 डिग्री का आपका सामने वाला होगा, 90 डिग्री का जो अपोजिट होगा, इसको आप h बोलेंगे। नॉर्मली जो आपका परपेंडिकुलर लेंथ है आप इसको p बोलेंगे, और नीचे जो सरफेस पे है आप इसको b बोलेंगे। इतना हो गया कि h p b हो गया। अब देखो साइन थीटा का कुछ रेशियोज होता है कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, इसका वैल्यू होता है p अपॉन का h। ठीक है, क्या होता है p अपॉन का h। उसके बाद cos का क्या होता है, cos का होता है b अपॉन का h। tan का क्या होता है, tan का होता है p अपॉन का b।
क्या होता है, tan का होता है p अपॉन का b। अब देखो जब sin थीटा cos थीटा tan थीटा आपने पढ़ लिया, और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपने ये भी सुना कि क्या होता है, sin का रेसिप्रोकल कौन होता है, sin का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, और cos का कौन हो जाएगा sec थीटा, और tan का कौन हो जाएगा, तो tan का हो जाएगा cot थीटा। तो अब बताओ बच्चे, जब sin का आपने p बाय h पढ़ा तो इसका क्या पढ़ोगे, h अपॉन p, क्योंकि रेसिप्रोकल है भाई, रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा h बाय p, और इसका जब tan थीटा का p अपॉन b है तो इसका क्या हो जाएगा b अपॉन का p। अब देखो एट द इनिशियल फेज क्या होता है, आपको रटना पड़ता है, क्योंकि जब आप बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको धीरे धीरे ये याद हो जाता है, लेकिन आपको इनिशियल फेज में क्या करना पड़ता है, ये फॉर्मूला रटना पड़ता है। तो इसके लिए मैं रटना ना पड़े आपको, इसके लिए मैं कुछ लाइन लिख रहा हूँ, दो लाइन लिख रहा हूँ, उसको याद रखना। जैसे एक लाइन लिख रहा हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, अपॉन में हरी हरी बोल। क्या लिखा बच्चे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन का हरी हरी बोल। अब ध्यान से देखना बच्चे, ये क्या होता है, ये जो आप पहला वाला लेटर देख रहे हो P अपॉन का H, तो P अपॉन का H में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। आप जब सेकेंड वाले लेटर को देखोगे तो ये आपको मिलेगा B अपॉन का H, जो आपको किसको शो करेगा, cos थीटा को शो करेगा। P अपॉन का B, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब देखो बच्चे, अगर ये तीन आपने याद कर लिया तो वो तीन तो ऑलरेडी याद हो जाएगा। मजा जरूर आया होगा, और बस लास्ट तक देखना, कहीं भी ट्रिगोनोमेट्री में कोई डाउट नहीं रहेगा। जब मैं सारा को कवर करा दूंगा उसके बाद देख लेना, आप बोलोगे क्या बात है, मजा आ गया ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के। उसके बाद देखो, जब आपने ये पढ़ लिया तो ये पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गया। अब जो ये साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन का H लिखते हैं, अब यहाँ पे P और H का वैल्यू कैसे डिफर करता है, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बोला था कि इसका वैल्यू डिफर करेगा। कैसे डिफर करता है कि साइन थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो कैसे डिफर करेगा, चलो देखते हैं। एक और ट्रायंगल मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक और ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ जिसका नाम रख लेते हैं कुछ ABC, जिसमें से आपका B एंगल क्या होगा, B एंगल क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और इस एंगल को आप ले लो थीटा, ठीक है, और इस एंगल को भी कुछ ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग बीटा, ठीक है। B को जब थोड़ा सा साइन B का जब डंडा थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं तो इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, थीटा और बीटा हो गया। जब थीटा और बीटा हो गया तो अब देखो यहीं पे चेंज होता है कि साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन का H होता है। तो आप H तो जानते हो बच्चे कि इसका जो नॉर्मली अपोजिट साइड होगा, 90 डिग्री वाला जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका H। तो H तो फिक्स है, ये कभी चेंज होगा ही नहीं, इसके अंदर कोई H के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो H का वैल्यू क्या लिखोगे आप लिखोगे AC, क्या लिखोगे, AC लिखोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, अब P का वैल्यू चाहिए आपको। अब देखना बच्चे, यहीं पे ध्यान देना। अब देखो 90 डिग्री का सामने वाला 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है आपका, फिक्स है, हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है, ये हाइपोटेनस होगा। अब ध्यान रखना, बाकी जो दो एंगल बचे हुए हैं आपके, एक एंगल बीटा है, एक एंगल थीटा है, इन दोनों में से आप जिस एंगल को लेके चलोगे उसका अपोजिट साइड क्या होगा बच्चे, उसका अपोजिट साइड होगा P, और रेस्ट जो बच जाएगा वो होगा B। अगर आप बीटा एंगल को लेके चलोगे तो इसका अपोजिट साइड आपका, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो जब आप बीटा एंगल को लेके चलोगे तो इन द केस ऑफ एंगल बीटा, BC साइड विल बी परपेंडिकुलर एंड AB साइड विल बी व्हाट, बेस। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो क्या है कि जब आप जिस एंगल को लेके चलोगे, ये जो दो एंगल बचा हुआ है, इन दोनों में से जिसको लेके चलोगे उसका अपोजिट साइड क्या होगा, P होगा, और जो आपका बच जाएगा रेस्ट साइड, वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर आप बीटा को लेके चल रहे हो तो इसका अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ये वाला,
तो ये आपका एज अ पी काम करेगा, और जब ये बच जाएगा तो ये आपका एज अ बी काम करेगा। लेकिन जब आप क्या करते हो, थीटा एंगल को लेके चलते हो, तो ये क्या हो जाता है, इसका अपोजिट वाला मतलब ए बी साइड एज अ परपेंडिकुलर काम करेगा, एंड BC एक्ट एज व्हाट, BC एक्ट एज बेस। I hope is it clear to all of you student? Now we try to find this value। ठीक है, तो P का वैल्यू, अब यहाँ पे जब आप थीटा एंगल को लेके चल रहे हो तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, समझने का कोशिश करो। थीटा एंगल को लेके चल रहे हैं सर, तो इसका अपोजिट वाला साइड ये होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे AB, बस वैल्यू निकल गया। लेकिन इन अनदर केस व्हेन वी टेक दिस एंगल दैट इज बीटा, साइन बीटा, तो साइन है, अगर साइन है तो रेशियो तो ऑलवेज सेम रहेगा, ये यही रहेगा, P/H रहेगा। जब साइन ले रहे हो तो रेशियो तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू चेंज होगा। कैसे चेंज होगा कि आपने बी लिया है, सॉरी इस बार बीटा एंगल लिया है, तो बीटा एंगल का अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, बीटा एंगल का अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा बच्चे, बीटा एंगल का अपोजिट वाला साइड हो जाएगा P। मतलब इस बार P के जगह पे कौन आने वाला है, P के जगह पे आपका साइड BC आने वाला है, और H के जगह पे कौन आएगा बच्चे, तो H के जगह पे आएगा आपका AC, क्योंकि H तो फिक्स रहता है, अभी आपने बार बार मैं रिपीट कर चुका हूं। और जब आपने इसको P ले लिया, तो अगर आपको B का जरूरत पड़े तो इस केस में B आपका ये साइड हो जाएगा, मतलब AB। अगर इसी तरीके से आप cos थीटा का वैल्यू निकालना चाहो तो cos थीटा का रेशियो क्या है, cos थीटा का रेशियो है आपका B/H, तो B/H लिखोगे तो B कौन हो जाएगा, अब देखो थीटा एंगल लेके चले हो, थीटा एंगल लेके चले हो तो ये तो P का काम करेगा, देखो तुरंत चेंज हो गया। cos थीटा लेके चले हो तो ये तो B का काम करेगा, सॉरी P का काम करेगा, क्योंकि थीटा एंगल लेके चले हो इसका अपोजिट साइड। तो अब देखो ये क्या हो गया, P हो गया, तो आपको B चाहिए, B कौन सा हो जाएगा, रेस्ट जो बच जाता है मतलब BC हो जाएगा, तो ये हो गया BC, और अपॉन का H, तो H क्या हो जाएगा, H तो आपका फिक्स रहता है बच्चे, मतलब AC हो जाएगा। अब आप tan थीटा, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जहां भी प्रॉब्लम आएंगे वो क्या हो जाएगा, आपको बताया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना टाइप कर दीजिएगा, जो भी कमेंट आएगा, जो भी डाउट आएगा अपना डाउट कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको लास्ट अगले वीडियो में उसको जरूर क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और उसके बाद इतना थ्योरी जो मैंने आपको बताया, इससे आपका जो एनसीईआरटी का जो आपका 8.1 एक्सरसाइज है बच्चे, ये 8.1 एक्सरसाइज मेरे हिसाब से पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, पूरा खत्म हो चुका है। इस तरीके से आप पूरा 8.1 को इस थ्योरी क्लास के बेस पे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद कुछ क्वेश्चन बच भी जाएंगे जो डाउट में रहेंगे। हालांकि मैं अगले वीडियो में एक एक करके क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास एनसीईआरटी का बुक नहीं है, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बाकी आप इस थ्योरी को नोट करके रख सकते हो फॉर रिवीजन, आगे रिवीजन के लिए। और बाकी जिस भी अभी जो आपका 1 महीने के बाद शायद मार्च में 12 या 11 मार्च को शायद मैथ होने वाला है सीबीएसई वाले का, तो आपको जिस भी टॉपिक में डाउट आता है तो आप क्या करें, आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखें कि इस पे डाउट आ रहा है, और उस पे मैं फिर वीडियो बना दूंगा। इस तरीके से मैं आपका सारा टॉपिक कवर करने का कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।